जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे 127वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। तो जान लेते हैं 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किससे संबंधित है। इसका संबंध ओबीसी आरक्षण से है। इसका संबंध ओबीसी आरक्षण से है। तो पहले हम जानेंगे कि ओबीसी आरक्षण की शुरुआत कब हुई थी, फिर जानेंगे उसका क्रम किस तरह से बढ़ा, उसके संबंध में कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। तो ओबीसी आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले 7 अगस्त 1990 में बीपी सिंह की सरकार में हुआ था। तो इस समय केंद्र अपने यहाँ ओबीसी की लिस्ट तैयार करती थी, राज्य अपने यहाँ अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार करती थी। लेकिन आगे चलकर 1990 में एक व्यक्ति थी जिनका नाम था इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी ने इस ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया और कहा कि ये जो ओबीसी का आरक्षण है वो असंवैधानिक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जो ओबीसी आरक्षण है वो गलत नहीं बल्कि सही और संवैधानिक है। और साथ ही साथ एक सुझाव दिया कि ओबीसी आरक्षण की जो लिस्ट तैयार करने का अधिकार केंद्र में केंद्र को है तथा राज्य में राज्य को ये अधिकार उनको न दे करके एक आयोग बनाया जाए और ये अधिकार इस आयोग को दे दिया जाए। इस सुझाव पर एक आयोग की स्थापना हुई जिसका नाम एनसीबीसी है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका गठन 14 अगस्त 1993 को किया गया। इसका कार्य था कि राज्यों की लिस्ट में कौन कौन सी जातियां या कौन कौन सी कास्ट ओबीसी की लिस्ट में आएंगी और कौन कौन से कास्ट राज्य के अंतर्गत ओबीसी की लिस्ट में आएंगे, कौन कौन से केंद्र की लिस्ट में आएंगे। चलिए आगे समझते हैं इसके क्रम में कौन कौन से संविधान संशोधन हुए और क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक, तो सबसे पहले इसके क्रम में 102वां संविधान संशोधन हुआ था। तो एनसीबीसी की स्थापना के बाद केंद्र व राज्य का ये अधिकार छीन लिया गया कि वो ओबीसी की लिस्ट जारी कर सकते हैं। इस अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 102वां संविधान संशोधन लगभग 2017-18 के समय 17-18 में किया। इससे उन्होंने 338 बी जोड़ दिया, 342 ए जोड़ दिया और 366 सी जोड़ा और इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए। प्रावधान 338 बी में किया कि एनसीबी को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करा दिया तथा उसके कार्य क्या होंगे उसको बता दिया, उसके वेतन क्या होंगे, उनका चयन कैसे होगा, किस तरह से इनके सदस्यों को वेतन दिया जाएगा, कौन चयन करेगा तथा इसमें इंपॉर्टेंट एक धारा है 9, इसको थोड़ा से बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। और 342 ए में कहा गया कि उसमें 2 धाराएं जोड़ी गई। 342 ए में 2 धाराएं जोड़ी गई। धारा 1 में कहा गया केंद्र के संदर्भ में ओबीसी की लिस्ट राष्ट्रपति जारी करेगा तथा राज्य के संदर्भ में भी राष्ट्रपति जारी करेगा, लेकिन वह राज्य से परामर्श राज्य के राज्यपाल से परामर्श जरूर लेगा। अब आइए फिर धारा 9 में। धारा 9 कहता है कि अगर केंद्र व राज्य ओबीसी की लिस्ट जारी करता है अनुच्छेद 342 ए के अंतर्गत तो वह एनसीबीसी से परामर्श अवश्य लेगा। ठीक, और 366 सी जो कि ये है शब्दों को परिभाषित करता है ये आर्टिकल, इसमें ओबीसी के शब्द को परिभाषित किया गया तथा कहा गया है ओबीसी के अंतर्गत वही कास्ट आएंगे जो 342 ए के अंतर्गत जिन्हें राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक, तो क्या अब इसके बाद केंद्र को तो अधिकार मिल गया कि हम अपने यहाँ ओबीसी की लिस्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन राज्य के पास कोई अधिकार नहीं हो पाया स्वतंत्र रूप से कि हम अपने ओबीसी की लिस्ट को जारी करें। इसलिए उन्होंने 127वां संविधान संशोधन पारित किया जिसके माध्यम से इनमें कुछ स्पष्टीकरण, कुछ खास कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ इसी संविधान संशोधन में कुछ स्पष्टीकरण जोड़ा गया। स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि यदि हमारी बात आपको समझ में ना आए तो हम उसे फिर से स्पष्ट करें। तो बात को समझाने के लिए, इस बात को सिर्फ समझाने के लिए उन्होंने एक स्पष्टीकरण जोड़ा है तथा इसमें एक और धारा जोड़ दी 342 ए में धारा 3। तो चलिए देखते हैं क्या स्पष्टीकरण उन्होंने जोड़ा है।
आप जो देख रहे हैं 127वां संविधान संशोधन, इसकी गति जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जब मराठा आरक्षण प्रदान कर दिया गया जो 50% से अधिक हो गया, उसके बाद हुई। वो बातें कभी करेंगे। 27% आरक्षण मराठों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया, जिससे 50% से आरक्षण अधिक हो गया। मुंबई की हाईकोर्ट ने उसे सही माना, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत माना। बहुत सारी क्रियाएं उसे बाद में समझेंगे, तब जाकर 127वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें जो स्पष्टीकरण हम आपको बता रहे थे कि धारा 9 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया, धारा 1 और 2 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया, अलग से धारा 3 जोड़ दिया गया, और जिससे ओबीसी की परिभाषा फिर से बदल गई। ठीक, तो समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि 342(a) के अंतर्गत स्पष्टीकरण क्या है। इसमें कहा गया कि धारा 1 व धारा 2 के संदर्भ में, धारा 1 जो है और धारा 2 है, ये केंद्र के संदर्भ में है। अब जैसे इसका मतलब अर्थ क्या निकला था, ध्यान से समझिएगा। इसका अर्थ निकल रहा था कि केंद्र के संदर्भ में जो भी लिस्ट जारी करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और राज्य के संदर्भ में भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल के परामर्श के बाद करेगा। तो इन्होंने इसका अर्थ निकल रहा था ये, तो संशोधन के माध्यम से बताया गया कि ये जो अर्थ है ये नहीं है। स्पष्टीकरण जोड़ते हुए बताया कि जो ये ओबीसी की लिस्ट राष्ट्रपति जारी करेगा, सिर्फ राज्य के संदर्भ में। जैसे इस तरह से समझिए कि एक झारखंड राज्य मान लीजिए, एक बिहार राज्य मान लीजिए, और एक उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। ठीक, ओबीसी की लिस्ट राष्ट्रपति ने कोई केंद्र के अंतर्गत, केंद्र के अधीन, मान लीजिए जैसे रेलवे की कोई नौकरी आ गई, रेलवे की वैकेंसी आई है, और केंद्र ने इससे संबंधित ओबीसी की लिस्ट जारी कर दी है। तो ओबीसी की लिस्ट जारी करने के बाद सभी राज्यों के वे सभी जातियाँ, उस लिस्ट में सभी जाति के वो लोग, जातियाँ आएंगी सभी राज्य के। लेकिन झारखंड सरकार से जब परामर्श राष्ट्रपति लेगा, तो झारखंड सरकार मान लीजिए किसी एक कास्ट को कहती, मान लीजिए मिश्रा को, ये भी मिश्रा को, ये भी मिश्रा को, और ये भी मिश्रा को कहते हैं कि जनाब आप अपने ओबीसी लिस्ट में हमारे राज्य से मिश्रा कास्ट को ओबीसी लिस्ट में रख लीजिए। अब बिहार और उत्तर प्रदेश भी यही बात कह रहा है। तो राष्ट्रपति वो स्वतंत्र है, एनसीबी से परामर्श ले करके चाहेगा तो मिश्रा को ओबीसी लिस्ट में रखे, चाहे तो ना रखे। मान लीजिए कि झारखंड के जो मिश्रा लोग हैं उनको उसने ओबीसी लिस्ट में जगह दे दी, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की मिश्रा को ओबीसी लिस्ट में, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जगह नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र की रेलवे की नौकरी है, इसमें जो ओबीसी की लिस्ट है सरकार की, केंद्र सरकार की, उसमें तो सभी कास्ट जाएंगे ही, लेकिन झारखंड के मिश्रा लोग भी ओबीसी में जाएंगे, लेकिन अन्य राज्य के मिश्रा लोग ओबीसी की लिस्ट में नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने छत्री की बात कर लीजिए, छत्री लोगों की बात कर लीजिए, अगर इनको बिहार ने कहा कि हम हमारे राज्य के छत्री को ओबीसी में आप जगह दे दीजिए, तो इन्होंने ओबीसी को, बिहार के छत्री को ओबीसी लिस्ट में जगह दे दी राष्ट्रपति ने, लेकिन अन्य राज्यों को नहीं दिया। ये इनका कहने का तात्पर्य ये था, और यही बात वो स्पष्टीकरण के माध्यम से कि धारा 1 और धारा 2 सिर्फ केंद्र के संदर्भ में, और धारा 3 इन्होंने जोड़ा, इसको बाद में समझेंगे। धारा 3 जोड़ते हुए कहा कि केंद्र व राज्य अपने यहाँ ओबीसी की लिस्ट जारी करेंगे। और यहाँ पर जब कहा गया था धारा 9 में कि ओबीसी की लिस्ट जब केंद्र व राज्य जारी करेंगे तो वह एनसीबीसी से परामर्श लेंगे, और नीचे स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि धारा 9 की जब बात करती है तो धारा 9 342(a) के धारा 3 पर लागू नहीं होगी। मतलब ये बातें, ये जो बात है कि केंद्र व राज्य एनसीबीसी से परामर्श लेकर ओबीसी की लिस्ट जारी करने की, ये जो बात है धारा 3 पे लागू नहीं होती। यानी कि केंद्र अपने स्वतंत्र रूप से अपनी लिस्ट जारी करेगा और राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी लिस्ट जारी करेगा। इससे हुआ क्या कि अब ओबीसी की परिभाषा बदल गई, तो इसमें भी परिवर्तन करना पड़ा। ओबीसी की अब इसके अंतर्गत कहा गया कि ओबीसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से वही लोग ओबीसी होंगे जो 342(a) के अंतर्गत आएंगे, जिनकी लिस्ट 342(a) के अंतर्गत राष्ट्रपति व राज्यपाल बनाएंगे। उम्मीद करते हैं बढ़िया से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।